हेलो फ्रेंड्स। तो फाइनली आज हम आपका इंडियन पॉलिटी का जो मॉड्यूल है यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए वो हम शुरू करने जा रहे हैं। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस मॉड्यूल को शुरू होने से पहले अपनी एक नोटबुक और एक पेन ज़रूर लेके बैठिएगा, ताकि आप जो भी इस लेक्चर में पढ़ाया जाए, जितना भी पढ़ाया जाए, आप इसको नोट डाउन कर सकें। देखिए, इसका सीधा सा पर्पज़ ये है कि जो चीज़ आप 4 घंटे में इन लेक्चर्स के दौरान पढ़ सकते हैं, रिवीजन के दौरान वो सारी की सारी चीज़ें आप सिर्फ 10 मिनट में कवर कर सकते हैं। सो इट इज़ योर टाइम सेविंग एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का आपका फर्स्ट लेक्चर, जो इंडियन पॉलिटी की कुछ बेसिक चीज़ों को के बारे में है। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ इंडियन पॉलिटी ऑल अबाउट, कि इंडियन पॉलिटी जो है ये किस बारे में है, इंडियन पॉलिटी के दौरान हम क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं। देखिए, पॉलिटी की बात करें तो हम 3 चीज़ों पर फोकस करेंगे। फर्स्ट वन इज योर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में हम आपका पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, आपका प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इलेक्शंस, लोकल गवर्नमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सारी चीज़ें हम एक एक करके बारी बारी कर हम कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर स्टडी करेंगे। दूसरी अगर हम बात करें तो दिस इज़ लॉज। देखिए, पार्लियामेंट जो है तो टाइम टू टाइम अलग अलग लॉज पास करता रहता है, जैसे कि लॉज अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, आधार, मैटरनिटी बेनिफिट लॉज, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर हम तीसरी बात करें तो तीसरी बात है आपके रूल्स एंड नोटिफिकेशंस। पार्लियामेंट टाइम टू टाइम रूल्स और नोटिफिकेशंस भी इश्यूज करता रहता है। इंडियन पॉलिटी में एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि ये तीनों के तीनों स्ट्रिक्टली हायरार्कियल है। टॉप पर आता है कॉन्स्टिट्यूशन, नंबर 2 पे आता है लॉ और नंबर 3 पर जो है आपके रूल्स और नोटिफिकेशन आते हैं। अब बारी ये आती है कि व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या। तो आइए समझते हैं व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन। दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सुप्रीम लॉ ऑफ द कंट्री। हमारे देश का सबसे बड़ा कानून है कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज अबव ऑल, सबसे ऊपर है, सबसे टॉप में बैठा है। आइए इसको एग्जाम्पल के लिए समझते हैं। आज पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास करता है, सपोज कीजिए पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास करता है, तो दिस लॉ मस्ट गो विद कॉन्स्टिट्यूशन। अगर पार्लियामेंट कोई रूल्स और नोटिफिकेशंस पास करता है तो इट मस्ट बी फॉलोड विद कॉन्स्टिट्यूशन। उसको कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना पड़ेगा। रूल्स, नोटिफिकेशन, लॉ, दे मस्ट एग्री विद द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन को सरपास नहीं कर सकते। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है कोई भी लॉ, कोई भी रूल्स और कोई भी नोटिफिकेशन, तो वो लॉज, वो रूल्स जो हैं आपके नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। दे वुड नॉट बी एक्सेप्टेड एट ऑल। इसके अगेंस्ट अगर उल्टा बात करें, अगर कॉन्स्टिट्यूशन कोई बात कहता है तो वो लॉज पर भी लागू होगी और वो आपके रूल्स और नोटिफिकेशंस के पर भी लागू होगी। टॉप पर बैठा है। कोई भी लॉज, कोई भी रूल्स, कोई भी नोटिफिकेशन अगर पार्लियामेंट पास करता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन से एग्री होना पड़ेगा, अदरवाइज इट विल बी रिजेक्टेड एट ऑल। आईटी एक्ट 2000, जिसे 2008 में अमेंड किया गया था, और उसमें सेक्शन 66 क्लॉज ए जोड़ा गया था। इस सेक्शन 66 क्लॉज ए के अकॉर्डिंग अगर कोई बंदा कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करता है, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका मोबाइल फ़ोन्स हो, चाहे पाम टॉप है, एनीथिंग, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज़ करता है और उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को यूज़ कर वो कोई मैसेज सेंड करता है, मैसेज ट्रांसमिट करता है, अगर वो मैसेज किसी और को गुस्सा दिलाता है, अनॉय करता है, तो आपको 3 साल के लिए कैद हो सकती है। इट वॉज एन रूल। पौंडीचेरी का रहने वाला एक बिजनेसमैन, जिसने अपने ट्विटर पेज पे ये ट्वीट किया कि एक बंदा जिसके पास दुनिया भर का पैसा है
और वो पैसा इसलिए है कि उनके फादर जो थे आपके कैबिनेट में मिनिस्टर थे। ये जो पॉइंट किया था, ये सरकाज़्म जो किया था उस बिजनेसमैन ने कार्ति चिदम्बरम पर किया था। ओके, कार्ति चिदम्बरम द सन ऑफ पी चिदम्बरम, फाइनेंस मिनिस्टर। दिस मैन ऑफ पौंडीचेरी वॉज अरेस्टेड। उसको अरेस्ट कर लिया गया। अरेस्ट करने के बाद एक लॉ स्टूडेंट जिसका नाम था श्रेया सिंघल, ये लॉ स्टूडेंट अप्रोच करती है सुप्रीम कोर्ट के पास और सुप्रीम कोर्ट से एक सीधा फंडामेंटल क्वेश्चन रेज करती है सुप्रीम कोर्ट के सामने कि डियर सुप्रीम कोर्ट, कि ये जो कानून है ना, क्लॉज 66A, ये जो कानून पास है, ये मेरे फंडामेंटल राइट 9 क्लॉज 1 क्लॉज A को वायलेट कर रहा है। व्हाट इज 9(1) क्लॉज A? ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, अभी आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। क्लॉज 19 क्लॉज 1 क्लॉज A इज अ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आज़ादी से बोलने का अधिकार, आज़ादी से अपने आप को एक्सप्रेस करने का अधिकार। तो श्रेया सिंघल ने कहा कि जो क्लॉज 66A जो लॉ है, ये मेरे फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा है, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें देता है फंडामेंटल राइट्स हमारे। और कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये आपके लॉज से ऊपर है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा यस यू आर राइट, तुम बिल्कुल ठीक बोल रही हो। सेक्शन 66A जो है, दिस इज नल एंड वॉइड, इसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाता है। तो कुल मिला के बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन टॉप पे, लॉ सेकंड एंड रूल्स एंड नोटिफिकेशन एट द लास्ट। और क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? व्हाट एल्स इज कॉन्स्टिट्यूशन? आइए, कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट्स ऑफ पीपल्स एक्सपेक्टेशंस, लोगों की एक्सपेक्टेशन का डॉक्यूमेंट है। देखिए, ब्रिटिश काल के दौरान हमें क्या मिला? नथिंग। ब्रिटिश काल के दौरान लोगों को एक्सप्लॉइट किया गया, इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया गया। दे वर इवन नॉट गिवन देयर फंडामेंटल राइट्स, उनको उनके फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए गए। उनके साथ सोशली इंजस्टिस किया गया, इकोनॉमिकली इंजस्टिस किया गया। हर एक कॉर्नर में जहां उनको मारा जा सकता था वहां पर मारा गया उनको ब्रिटिश काल के दौरान। और जब देश आज़ाद हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की तैयारी आई, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी कि देश को एक ऐसा संविधान दे, एक ऐसा डॉक्यूमेंट दे कि जो चीज़ें वो एस्पायर कर रहे थे, जो चीज़ों के बारे में वो एक्सपेक्टेशन कर रहे थे, जो चीज़ें उनको ब्रिटिश काल के दौरान नहीं मिली, वो सब चीज़ें हम हमारे लोगों को दे सके। इसलिए आज फंडामेंटल राइट्स हमें गिवन है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कि हर बंदा वोट डाल सकता है, अपनी गवर्नमेंट चुन सकता है, ये अधिकार हमारे पास आज है। तो सेकंड इज कॉन्स्टिट्यूशन इज अ डॉक्यूमेंट्स ऑफ पीपल्स एक्सपेक्टेशन। और क्या है कॉन्स्टिट्यूशन? और किस चीज का नाम? देखिए, किसी भी देश को चलाने के लिए, किसी भी नेशन को चलाने के लिए 3 मेजर पिलर्स होते हैं, मजबूत पिलर्स होते हैं। और वो मेजर पिलर्स हैं आपके लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, टू मेक लॉज। लेजिस्लेचर का काम होता है कानून बनाना, और एग्जीक्यूटिव का काम होता है उन कानून को लागू करना, इम्प्लीमेंट करना, उन कानून को इम्प्लीमेंट करना। नाउ व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी? जुडिशरी का काम होता है वर्डिक्ट देना, जस्टिस देना, न्याय देना। अब ये है कहां बातें? लेजिस्लेचर अपना कानून बनाएगा एंड एग्जीक्यूटिव विल इंप्लीमेंट ऑल दोज लॉज एंड जुडिशरी विल गिव जस्टिस, गिव वर्डिक्ट। वेयर आर दिस मेंशंस? ये पावर इनके पास आई कहां से? कॉन्स्टिट्यूशन ने दी भाई इनको ये पावर। कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ मेंशन है डिटेल में कि व्हाट इज द पावर ऑफ लेजिस्लेचर, व्हाट इज द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड व्हाट इज द पावर ऑफ जुडिशरी। एवरीथिंग इज क्लियरली मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आज अगर लेजिस्लेचर कोई ऐसा कानून बना देता है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो जुडिशरी आती है एक्शन में और उस कानून को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर देती है।
ये कहाँ मेंशन है कि जुडिशरी एक्शन में आकर उस कानून को उस लॉ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर करे, कि दिस इज ऑल्सो मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। यार कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ मेंशन है। जुडिशल इज द गार्डियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान की जो गार्डियन है वो जुडिशरी है। जुडिशरी बताएगी कि इस आर्टिकल में प्रॉपरली क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है और कि वो किस हिसाब से लिखा हुआ है, वो जुडिशरी एक्सप्लेन करेगी। हमारा रेस्पेक्टेबल सुप्रीम कोर्ट और रेस्पेक्टेबल हाई कोर्ट इस बात को डिसिफर करेंगे कि इस आर्टिकल में क्या बात लिखी हुई है। इज इट ओके? देन व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? Constitution is a supreme law of our country. Constitution is a document of people's expectation, and Constitution is a document that gives power to the pillars of the country. Is it okay? अब देखिए, अगर हम पूरी दुनिया में घूमें तो तरह तरह के कॉन्स्टिट्यूशंस हैं। आगे हम कुछ अलग अलग तरह के कॉन्स्टिट्यूशंस देखेंगे और उनमें डिफरेंस देखेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस इन दैम। तो आइए पहले कॉन्स्टिट्यूशन पे चलते हैं। देखिए, पहली तरीका अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए और इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो दिस इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसमें 7 आर्टिकल्स हैं, और जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो इसमें 395 आर्टिकल्स थे, जो कि अलग 22 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ इतना नहीं है कि वो रिटन है, रिटन के अलावा उसमें जितने भी आर्टिकल्स हैं वो प्रॉपर पार्ट्स में डिवाइड है। जैसे कि इंडिया का जो फर्स्ट पार्ट है वो आपका यूनियन और टेरिटरीज की बात करता है, सेकंड पार्ट जो है आपका सिटीजनशिप की बात करता है, थर्ड पार्ट जो है वो आपका फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, फिर ड्यूटीज़ की बात करता है। तो जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको प्रॉपरली अलग अलग पार्ट में वेल डिफाइन किया गया है, वेल कोडिफाइड किया गया है। देन व्हाट इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड वेल कोडिफाइड। अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आर्टिकल 1 जो है लेजिस्लेचर की बात करता है, आर्टिकल 2 जो है आपका एग्जीक्यूटिव की बात करता है, 3rd जो है जुडिशरी की बात करता है। तो वेल कोडिफाइड, अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग कोड में उनको डिवाइड किया गया है। दिस इज योर रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज रिटन एज वेल एज वेल कोडिफाइड। अब बारी आती है अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन की। तो देखिए, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और इजराइल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब ये नहीं है कि रिटन ही नहीं है, भाई रिटन है मगर ये स्कैटर्ड है, फैला हुआ है। अब फैले हुए से मतलब समझाता हूँ कि आज आप मुझे बोलें कि सर मुझे यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन दिखाओ, तो भाई मैं एक पन्ना उठाऊंगा और आपको दे दूंगा कि ये रहा आपका यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप मुझे कहते हैं कि सर मुझे भारत का कॉन्स्टिट्यूशन दो, तो मैं एक बड़ी सी भारी भरकम जो पुस्तक है, किताब है, आपको दूंगा और कहूँगा कि ये रहा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, वन ऑफ द लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे भारत का। अगर आप मुझे कहेंगे इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन दिखाओ, तो शायद मैं 20, 30, 40 किताबें आपके सामने ले आऊँगा और कह दूंगा ये रहा आपका इंग्लैंड का कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट जो है उस किताब में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है उस किताब में है, क्वीन के जो राइट्स हैं वो उस किताब में है। तो कॉन्स्टिट्यूशन रिटन है मगर वो फैला हुआ है, एक जगह कंपाइल्ड नहीं है, एक डॉक्यूमेंट में नहीं है। जबकि यूएसए का और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक डॉक्यूमेंट में कंपाइल्ड है। देन नाउ अंडरस्टूड व्हाट इज रिटन, व्हाट इज अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन एज वेल कोडिफाइड इन डिफरेंट पार्ट्स, while unwritten constitution is a written but it is scattered. Okay, आइए सेकंड तरह के कॉन्स्टिट्यूशन पे चलते हैं, इनएक्टेड एंड इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बात करें तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन एक इनएक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है। आइए इसको हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पर 13 अलग अलग ब्रिटिश कॉलोनियों का अधिकार था, नॉर्थ अमेरिका में इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी गई और इन 13 ब्रिटिश कॉलोनियों ने आज़ादी पाई।
अब इन 13 अलग अलग स्टेट्स के पास सिर्फ एक सवाल था कि क्यों ना एक साथ आकर एक स्ट्रॉन्ग नेशन का निर्माण करें। ये 13 की 13 कॉलोनीज एक साथ आती है और इस तरह जाकर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की फॉर्मेशन होती है। अब देश को चलाया कैसे जाए, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे देश को चलाने के लिए, लोगों के पास राइट्स क्या होंगे, सेंटर के पास क्या अधिकार होंगे, स्टेट्स के पास क्या राइट्स होंगे। देयर वर मैनी क्वेश्चंस बिफोर दैट। इन स्टेट्स से लोग आगे आते हैं एंड दे डिसाइडेड टू राइट द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर देयर कंट्री। 1787 को इनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखकर तैयार था एंड इट वाज इनेक्टेड इन 1789। अगर हम इंडिया की बात करें तो क्या इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन एक इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है? आइए समझते हैं। देखिए 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया और कैबिनेट मिशन ने प्रपोजल दिया कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का, राइट करने का। हमारे देश के जो लीडर्स हैं आगे आते हैं एंड दे स्टार्टेड टू राइट कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द कंट्री। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो पहली मीटिंग हुई थी वो 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग उनकी हुई थी। इस मीटिंग के जो प्रेसिडेंट थे ही वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगले 3-3.5 साल तक लगातार कॉन्स्टिट्यूशन की राइटिंग हुई और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 26 नवंबर 1949 को लिखकर तैयार था एंड इट वाज एक्सेप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन द सेम डेट। इसे एक्सेप्ट भी कर लिया गया था, मगर इसको उस दिन सेम लागू नहीं करवाया गया था। इसका जो इनेक्टमेंट था वो 26 जनवरी 1950 को किया गया था। उसका भी रीज़न था, हाँ, हालांकि लगभग 16 आर्टिकल ऐसे थे जो सेम डे इनेक्ट कर दिए गए थे, जैसे कि आपका सिटीजनशिप हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ये आर्टिकल्स उसी दिन इनेक्ट कर दिए गए थे, मगर बाकी का जो बल्क जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो आपका 26 जनवरी 1950 को इनेक्टमेंट हुआ था। इसके पीछे एक हिस्टोरिकल रीज़न भी है। देखिए 1929 दिसंबर का लाहौर सेशन, इसके प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने इस सेशन के अंदर पहली बार पूर्ण स्वराज का नारा दिया था और 31 दिसंबर 1929 को ही रावी नदी के तट पर पहली बार भारत का तिरंगा झंडा भी लहराया गया था, वो चरखे वाला तिरंगा झंडा, वेरी फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। और 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूरे देश में कांग्रेस ने इंडिपेंडेंट डे सेलिब्रेट किया था। तो ये जो दिन जो था इट वाज अ हिस्टोरिक डे फॉर कांग्रेस। इसकी अपनी ही एक सिग्निफिकेंस थी, इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू की रिकमेंडेशन के कारण हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे 26 नवंबर 1949 को इनेक्ट ना कर उसे 26 जनवरी 1950 को इनेक्ट किया गया था। तो क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है? एक टीम आगे आती है, जिम्मा उठाती है कॉन्स्टिट्यूशन को लिखने का, कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है और उस कॉन्स्टिट्यूशन को एक ही बार में 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। तो यस, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो एन इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन। अब बारी आती है इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन की। अगर हम यूके के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो यूके का कॉन्स्टिट्यूशन एक इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन है। इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टीम आगे नहीं आती है और ना ही पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक बार में लिखा जाता है। इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन में जो लॉज हैं, आर्टिकल्स जो हैं, रूल्स जो हैं, टाइम के साथ साथ इवॉल्व होते हैं। आज कुछ रूल्स इवॉल्व हो गए, आने वाले 50 साल में कुछ इवॉल्व हो गए, अगले 50 साल में कुछ इवॉल्व हो गए
पैसेज ऑफ टाइम के साथ साथ जैसे जैसे समय निकलता है, जैसे जैसे नीड होती है, वैसे वैसे रूल्स इवॉल्व होते रहते हैं समय के साथ साथ, एक बार में लागू नहीं होते हैं। दिस इज योर इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। आइए इसको यूके कॉन्स्टिट्यूशन से समझते हैं। देखिए, द बिग लॉ मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा जो था वो आपका 13th सेंचुरी में आया था। इस मैग्ना कार्टा के अंदर लोगों को इंडिपेंडेंस दिया गया था, स्लेवरी को अबॉलिश किया गया था और भी राइट्स दिए गए थे। अब इसके बाद जो लॉज आए वो आपकी 16th सेंचुरी में, 17th सेंचुरी में, 18th सेंचुरी में एंड सो ऑन। इस तरह से जैसे जैसे रूल्स आते गए, लॉज बनते गए, वैसे वैसे इनमें ऐड ऑन होते चले गए। तो व्हाट इज़ इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन? इसके लिए कोई टीम आगे नहीं आती है और ना ही एक साथ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जाता है। समय के साथ साथ लॉज, रूल्स, आर्टिकल्स इसमें इवॉल्व होते चले जाते हैं। दिस इज योर इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। आइए, अगर एक तरफ से देखा जाए तो जो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आपके इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस इज ऑल्सो रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन। और आपके जो अनरिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपके हैं इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, जो इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन होता है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। इनेक्टेड कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम होता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया इट इज फाइनल। और जबकि इवॉल्व्ड कॉन्स्टिट्यूशन में आपका पार्लियामेंट सुप्रीम होता है। इसीलिए यूके के कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट सुप्रीम है। पार्लियामेंट कैन डू एनीथिंग इन यूनाइटेड किंगडम, जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने कह दिया, दिस इज द फाइनल अथॉरिटी। आज के सेशन में बस इतना ही। अगले सेक्शन में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।